शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी, जबरदस्ती का विवाह। जो आध्या और मृत्युंजय की कहानी है, जो अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई थी, पर अब उसके भी पार्ट आएंगे। तो चलिए आध्या मृत्युंजय की कहानी को शुरू करते हैं, जबरदस्ती का विवाह। तो आध्या मृत्युंजय की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आध्या को थप्पड़ मारकर मृत्युंजय खुद आत्मग्लानि में जल रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में आध्या के कहे हुए वर्ड गूंज रहे थे। उनको याद करके वो एक बार फिर से गुस्से से भर गया। वो आध्या पे गुस्सा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने 2 दिन तक घर न जाने का फैसला किया। बीच बीच में शिवाय कनक मुदिता से फोन करके आध्या का हाल ले लेता। आध्या ने मृत्युंजय को कई बार कॉल किया, पर उसने अटेंड नहीं किया। वो घर न आने को लेके बहुत परेशान थी, लेकिन अभी भी वो कुछ कह नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में मृत्युंजय का भी यही हाल था। ना ठीक से खाना खाना, ना ठीक से पीना, बेचैनी में ही दिन निकल रहे थे। पूरे 2 दिन बाद जब जय घर आया शाम के टाइम, जय दादी की डांट सुनकर घर आया था, इसलिए सीधा दादी से मिलने उनके पास चला गया था। आज मृत्युंजय थोड़ा जल्दी आ गया था, शाम का ही टाइम हो रहा था, इसलिए वो कुछ टाइम दादी को लेके बाहर में लॉन में आ गया था। आद्या भी उसी टाइम कॉलेज से आई थी। इसकी गाड़ी आकर रुकी थी कि सामने मृत्युंजय को देखकर वो वहीं गाड़ी से उतर गई। उस टाइम दोनों ही एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद आद्या चेंज करने का बोलकर रूम में आ गई। मृत्युंजय एक बार भी रूम में नहीं आया। ये बात आद्या को खल रही थी, फिर भी वो चुप थी। रात का टाइम हो गया था, सब लोग खाने के लिए बाहर आ गए थे। मृत्युंजय भी अब अपने रूम की तरफ आ रहा था, हालांकि उसका मन नहीं था अभी भी रूम में आने का। आद्या भी मायूस थी जय की बेरुखी से। काफी देर वो रूम के अंदर बैठी उसका इंतजार करती रही, पर जय नहीं आया। थक कर वो वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर रूम में आई। इसी टाइम जय ने भी रूम के अंदर कदम रखा। दोनों की नजरें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से टकराई और दोनों ही एक दूसरे में खो गए। दोनों के दिलों में एक दूसरे से मिलने की तड़प दिख रही थी। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय ने नजर हटाई और आगे बढ़कर कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। वो कपड़े लेके वॉशरूम की ओर जाने को हुआ कि आद्या ने पीछे से जय की बाजू पकड़ ली और धीरे से महीन आवाज में बोली, जय प्लीज थोड़ी देर बात करते हैं। वो इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय उसकी बात काट कर आगे बढ़ गया बिना कोई जवाब दिए। जय की बेरुखी आद्या की नजरों में आंसू दे गई। वो खड़ी खड़े रोने लगी। उसकी रुलाई कब हिचकियों में बदल गई उसे पता भी ना चला। 2 दिन से मृत्युंजय ने उससे दूरी बनाई हुई थी और 2 दिन बाद भी आद्या आया तो उससे ठीक से बात करना तो दूर की बात, उसकी ओर मुड़कर देखा भी नहीं। आद्या यही सब सोचते सोचते रो रही थी। आद्या की हिचकियां वॉशरूम के अंदर जय को सुनाई दे रही थी। उसको आद्या के रोने से बहुत तकलीफ हो रही थी। वो खुद उसको किसी तरह का दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पा रहा था। अब आद्या का रोना उसको अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। जय अभी कुछ सोचता उससे पहले ही उनके रूम को नॉक हुआ। आद्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना मुंह अपने पल्ले से साफ करते हुए फीकी मुस्कान के साथ गेट के पास खोलने गई। गेट खोला तो सामने मीरा जी को देखकर बोली, अरे माँ आप? मीरा जी बोली, हाँ मैं, और तुम्हारे लिए जरूरी काम बताने आई हूँ और जरूरी चीज बताने के लिए तुमको लेने आई हूँ। क्या जरूरी बात है माँ? एक बार नीचे चलो मेरे साथ, फिर पूछना, मीरा जी ने कहा। आद्या मीरा जी के साथ दादी के रूम में आई, जहाँ पहले से ही दादी और दादू दादू थे। मीरा जी बोली, लो आद्या अब अपनी जरूरी बातों को सुनो। दादी ने आद्या को बुलाया और बोली, जानते हैं जय आपसे नाराज है, पता नहीं क्यों पर नाराज है, इतना हम जान गए हैं। पर उसकी नाराजगी अब अलग तरह की है, तो हम अच्छे से समझ सके कि इस बार हमारा पोता गलत नहीं है। जरूर आपने कुछ न कुछ छोटी गलती की है, तभी उसके गुस्से में भी प्यार दिखा हमको। अब वो आपसे क्यों नाराज है और क्यों नहीं, आप पति पत्नी के बीच की बात हम उसमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बस इतना कहेंगे कि अपने रूठे पति को जल्दी मनाओ। अब काम की बात सुनो। जय ने ही हमको आपको बताने को कहा, सबके सामने बताने से पहले आपको बताने को कहा है। घर में जय और हमारे अलावा बस आपके दादू और हम जानते हैं और कोई नहीं, मीरा भी नहीं। तो जय ने बताया कि मुदिता की शादी जल्दी ही सजल से करनी होगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुदिता को भी कॉलेज ज्वाइन करना है यूएस जाकर। शादी 15 दिन के अंदर ही होगी और सगाई और शादी का मुहूर्त आपके दादाजी और जय ने निकलवा लिया है। सगाई 2 दिन बाद है, उसके 10 दिन बाद शादी के बाद मुदिता सजल की फैमिली के साथ यूएस चली जाएगी।
तो बेटा जय ने स्पेशल आपको ये बताने की कहा है। हम समझ गए हमारा पोता आपसे नाराज है, वरना तो वो खुद आपको बता देता। तो बेटा हमको आपको कहते हैं जल्दी उसकी नाराजगी दूर करो, ताकि आप दोनों शादी के फैसले मिलजुल कर सकें। आद्या गर्दन नीचे करके कहा, हाँ। उसके बाद सब लोग डिनर करने आ गए। डाइनिंग टेबल पर दादू जी ने उदयवान जी डाइनिंग टेबल पर दादूजी ने और उदयवान जी दोनों ने सबको बताया कि मुदिता की शादी और सगाई फिक्स हो गई और डेट ज़्यादा दूर नहीं है, तो सब लोगों को मिलकर सगाई और शादी की तैयारियों में जुट जाना है। सब लोग बहुत खुश हुए ये सुनकर। सब लोग मुदिता के लिए बहुत खुश थे। सबका खाना भी हो चुका था। सब लोग एक एक करके अपने रूम की ओर चले गए। मृत्युंजय के जाते आद्या भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। जय आद्या दोनों रूम में आ चुके थे। आद्या रूम को लॉक करके जय के पीछे आकर खड़ी थी। वो जय को कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जय भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। आद्या हिम्मत करके बोली, जय आई एम सॉरी, वो उस दिन मैंने गलत बोल। आद्या इतना ही बोली कि जय ने एक जलती सी नजर उसके ऊपर डाली और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। बस बोला कुछ भी नहीं। आद्या की तो हिम्मत ही जवाब दे गई थी। वो कुछ ना बोल पाई। आगे उसकी आंखों के कोरों से मोती जैसे आंसू बाहर आने लगे। मृत्युंजय ने उसे इग्नोर किया और फोन लेके लैपटॉप से काम करने लगा। थोड़ी देर वहीं खड़े जय को देखती रही। तब भी जय ने उसे ना देखा। आद्या काफी देर वहीं खड़ी उसको देखती रही, और जब उसकी हिम्मत जवाब देगी तब उससे कुछ बोला ना गया। वो अपने दर्द को बंद करके अपने मुंह पे हाथ रखकर रूम से बाहर आ गई, बालकनी का गेट खोलकर। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा का रुख बहुत तेज था। आद्या बारिश के बीच आके रेलिंग से हाथ लगाकर खड़ी होकर रोने लगी। उसके आंसू बरसात के पानी में बहने लगे। वो हिचकी लेके रो रही थी। उसकी तड़प इतनी थी कि उसे बारिश का पता ही नहीं चला। वो वहीं खड़े खड़े भीगती रही। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसके रोने की आवाज रूम तक आ रही थी। तभी जोर की बिजली कड़की और बारिश भी तेज हो गई। बिजली कड़कने से जय का ध्यान बाहर की ओर गया। उसने आद्या का ध्यान आया, तभी उसे बाहर से आद्या के रोने की आवाज आई। उसने घबराहट से देखा तो बाहर बालकनी की ओर आया और देखा तो बाहर बारिश हो रही है। आद्या बारिश में खड़ी खड़ी भीग रही थी। मृत्युंजय तड़प कर रह गया। आद्या के रोने में उसकी तड़प साफ दिख रही थी। वो एक पल भी गवाए बिना भागकर आद्या की कलाई को खींचकर अपनी ओर किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। जय के सीने से लगते ही आद्या बिलख कर रोने लगी, और रोते रोते उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। उसके गर्म आंसू जय के सीने पे गिर रहे थे। आद्या रोते रोते बोली, सॉरी जय, अब कभी नहीं कर बोलूंगी, कभी तुमको हर्ट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैं नहीं सह सकती आपकी आंखों की तपिश। नहीं रहा जाता आपके बिना एक पल भी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे जय। आई लव यू सो मच जय। आद्या रोते रोते सब बोल गई। जय जो इतनी देर से चुप था, उसकी पीठ पे हाथ फेरकर उसको चुप करवा रहा था। आद्या की लास्ट की लाइन सुनकर उसके चेहरे पे सुकून की स्माइल आ गई। उसने बहुत टाइट आद्या को हक किया और उसके माथे पे किस करके बहुत प्यार से बोला, आई लव यू टू। पर आज के बाद फिर कभी इस तरह बोला भी तो मैं क्या करूँगा, तुम सोच भी नहीं पाओगी। मेरे लिए तुम क्या हो ये तो बताना मुश्किल है, पर इतना जानता हूँ, मुझे मुझसे ही मिलाने वाली तुम हो, मुझे प्यार से समेटने वाली तुम हो, मुझे फिर से प्यार पे भरोसा दिलाने वाली तुम हो। तो फिर कभी खुद के लिए ऐसे वर्ड बोले तो याद रखना, तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये तो तुम थी, तुम्हारी या कोई और होता तो कसम तुम्हारी वो अब तक जिंदा ना होता। मृत्युंजय की बात सुनकर आद्या आश्चर्य से बोली, इतना प्यार करते हो अपनी बीवी से? आद्या की बात पे गुस्से में भी जय को हल्की सी हंसी आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, प्यार कितना करता हूँ ये हिसाब तो अब बिस्तर पे ही होगा। जय की शरारत भरी बात से आद्या के गाल गुलाबी हो गए। वो शर्मा कर रूम की ओर जाने को हुई कि पीछे से जय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया। मृत्युंजय ने उस आद्या के कंधे पे अपने
जय और आद्या एक साथ समय बिताकर उस दिन आराम से सो गए थे। उस रात को 2 दिन बीत चुके थे। आद्या मृत्युंजय अब एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थी। सब लोग मुदिता के लिए खुश थे। आज शाम मुदिता की सगाई थी, इसलिए जय के खास खास रिश्तेदारों में जो लोग थे वो सब आ चुके थे, पर वो सब होटल में रुके हुए थे। शांति बुआ की बेटी थी नैना, वो भी अपने पति के साथ आई थी, पर होटल में ना रुककर घर पर आ गई और सबसे मिली। जय भी उससे मिलकर खुश हुआ था। शांति बुआ भी उसके आने से खुश थी। अब जय ने उसकी सजा तो माफ कर दी थी, इसलिए वो जय के आगे अच्छे बनने की पूरी कोशिश करती थी। सब लोग आज मुदिता की सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे। शांति बुआ भी अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई थी। उनकी बेटी के आने से थोड़ा उनको अच्छा लग रहा था। आद्या के साथ ठीक से पेश आ रही थी, पर मन ही मन आद्या को कोस रही थी। तैयारी करते करते शाम हो गई थी, जैसा कि पहले से तय था। आद्या मुदिता और कनक के साथ तैयार होने सैलून में चली गई। बाकी सारे घर वाले भी होटल के लिए निकल चुके थे। शाम के 7 बजे आद्या मुदिता के साथ होटल आई और होटल के बड़े से हॉल में सगाई का प्रोग्राम था। सारे मेहमान आ चुके थे। सजल के घर वाले भी और रिश्तेदार भी आ गए थे। अब बस देरी थी सगाई के शुभ मुहूर्त पर सगाई होने की। सारे लोग हॉल में आ चुके थे। तब पंडित जी ने शुभ मुहूर्त का टाइम बताया और मुदिता को लाने को कहा। मुदिता हल्के गुलाबी रंग की लहंगे के साथ हल्की ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज मुदिता इस रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा जी और दादी दोनों ने ही दूर से ही उसकी बलैया लेके कहा, नजर न लगे हमारी बच्ची को। मुदिता के दूसरी तरफ आद्या आ रही थी, जो स्काई ब्लू कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। उसने चुन्नी को साइड पिन अप किया था, जिससे उसका गोरा पेट पतला पेट साफ दिख रहा था। सब लोग आद्या और मुदिता को देखे जा रहे थे, पर जय तो बस आद्या को ही देखे जा रहा था और देख देख कर अपने होश गंवा रहा था। आद्या मुदिता के साथ सबके बीच आई और मुदिता को लाके सजल के बगल में खड़ा कर दिया। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। शुभ मुहूर्त को देखते हुए जल्दी उनकी सगाई सेरेमनी शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सबकी मौजूदगी में सगाई हो गई। सब लोग मुदिता और सजल को बधाई दे रहे थे। आद्या इस टाइम अपनी भाभी के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। तभी उसे बार बार ऐसा फील हो रहा जैसे कोई उसे बार बार देख रहा है। आद्या अपनी जगह से जाते हुए बोली, भाभी आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और इतना कह के वो वॉशरूम एरिया की ओर जाने लगी। तभी वो गलती से किसी से टकराई। आद्या गिरते बची। वो नमन की बाजू से टकराती गिर पाती उससे पहले ही नमन ने उसे कमर से पकड़ के रोक लिया। आद्या थोड़ा घबरा कर दूर हुई और सामने खड़े नमन को देखकर घबराहट के साथ बोली, सॉरी सॉरी नमन जी, मैंने देखा नहीं, थैंक यू। और इतना कह के जाने को हुई कि नमन अपनी निहायत ही कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, अरे भाभी थैंक यू की क्या जरूरत, आप मेरी बीवी नैना की भाभी हो तो मेरी भी भाभी हुई और आपको देखना और संभालना तो मेरा काम है। आद्या थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ बोली, जी। नमन मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए फिर बोला, मेरा मतलब भाभी आप इतनी सुंदर हो और आपके ऊपर कोई बाहर का परिंदा पर ना मार जाए, इसलिए हमारा काम है आपको देखते रहना। फिर हवस भरी नजरों से आद्या को देखकर बोला, वैसे भी आपके हुस्न का जादू तो चारों तरफ बिखरा हुआ ही है, तो हम भी आपके हुस्न के जाल में फंसे चले आए। हाय क्या रूप पाया है आपने, और उस पर ये आपकी गोरी चिकनी कमर, माँ कसम मिल जाए। और आद्या की कमर को टच करके आगे बोला, इसी कमर मिले एक रात तो क्या पूरी रात। नमन इतना ही बोला कि आद्या गुस्से से बोली, नमन जी अपनी हद में रहो, मत भूलो मैं कौन हूँ। आपने जो बात बोली ना है ना, दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना, वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। और आपकी हरकत के लिए तो मैं यही आपको सजा दे सकती हूँ, देख सकती थी, पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती। पर उम्मीद करती हूँ आगे आप अपनी हद में रहोगे। आप नैना दीदी के पति ना होते तो अभी यहाँ खड़े ना होते। और इतना कह के गुस्से में वहां से चली गई। आद्या के जाते ही नमन बोला, काश नैना का पति ना होकर तुम्हारा होता, तो माँ कसम पूरी रात तुमको सोने ना देता। तुम्हारी चिकनी कमर को खूब नमन मन नमन खुद से घटिया बातें करते हुए काफी देर तक आद्या को देखता रहा। आद्या सबके बीच आ गई थी, पर उसको अभी भी उस नमन की छुअन से नफरत हो रही थी। उसका बस चलता तो वो कभी के अभी उस नमन को उसके किए की सजा दिलवा सकती थी, लेकिन शांति बुआ की वजह से दूसरा मुद्दा की सगाई में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। पर अंदर ही अंदर उसे बहुत परेशानी हो रही थी। वो चुपचाप सबके साथ आकर खड़ी हो गई थी, पर उसके मन में अभी थोड़ी देर पहले जो नमन ने किया वो याद आ रहा था। उसका मन तो हुआ कि अभी वो जबरदस्ती उसकी बदतमीजी का जवाब वो वहीं दे
दे पर वो शांति हुआ और घर में मुदिता की खुशियों को देखकर चुप रही, पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो गई। वो थोड़ी देर वहां रुकी, फिर वहां से जाने को उसका मन हुआ। वो वहां से जाने के लिए हुई, तभी पीछे से आके मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत आराम से बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आद्या नॉर्मल होते हुए बोली, वो कहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा सा बेचैनी फील हो रही थी इसलिए बाहर आ रही थी। मृत्युंजय उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर कर बोला, थोड़ी देर और फिर सारे रिश्तेदार चले आएंगे। आद्या मुस्कुराकर रह गई। मुदिता और सजल सबकी बधाई लेकर सारे रिश्तेदारों से मिलकर अपने घर वालों के पास खड़े थे। सजल के माँ बाप ने अब सगाई होने के बाद जाने की इजाजत मांगी तो मृत्युंजय की फैमिली ने बहुत सम्मान और स्नेह के साथ सबको बाहर गेट तक विदा करके आए। रिश्तेदार पहले ही चले गए थे, आद्या के घर वाले भी चले गए थे। सारे लोगों के जाने के बाद अब बस घर वाले ही थे जो अपने घर जाने की तैयारी में थे। सब लोग घर आ चुके थे। आद्या घर आकर ज्यादा देर किसी के पास ना रुकी और अपने रूम में आ गई। जय को आद्या का ये बिहेव थोड़ा अजीब लगा पर कुछ बोला नहीं। अब इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट भाग में पढ़ने को मिलेगा और नेक्स्ट भाग की थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मृत्युंजय गुस्से से नमन को मारे जा रहा था। नमन के मुंह से खून निकल रहा था। नमन को देखकर सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था। आद्या दादी के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं शांति बुआ और नैना दोनों ही आद्या को नफरत भरी नजर से देख रही थी। मृत्युंजय ने नमन को तब तक मारा जब तक वो मार खाते खाते खुद बेहोश नहीं हो गया। तो ये था आगे के भाग का ट्रेलर। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सीईओ संग शादी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो इस कहानी को भी प्यार दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कहानी को भी एंजॉय करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।